नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। 24 का पहला हफ्ता कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल, नीतीश कुमार की पार्टी, लालू यादव की पार्टी, स्टालिन की पार्टी, ऐसी 28 पार्टियां देश की 543 सीटों का बंटवारा करने में लगाएंगी। 2023 का आखिरी हफ्ता कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं को बुलाकर यह डिस्कस किया कि कहां कितनी सीटें मांगनी है, कहां कितनी सीटें छोड़नी है, कहां हम नंबर 2 पर हैं, कहां नंबर 3 पर हैं, कहां नंबर 4 पर हैं। क्योंकि कांग्रेस को भी पता है सिर्फ 52 सीटों पर ही वो नंबर 1 है। नरेंद्र मोदी की पार्टी 2024 का पहला हफ्ता क्षेत्रीय क्षत्रपों को कैसे हराना है, कहां किसको घेरना है, वो 160 सीटें कैसे जीतनी है, जहां बीजेपी की हार तय मानी जा रही है, जहां बीजेपी की लड़ाई राहुल गांधी से नहीं किसी और से होने वाली है। दोनों ही खेमों की इस रणनीति से 24 की राजनीति तय होगी। नरेंद्र मोदी की पार्टी राहुल गांधी को तो बड़ी आसानी से हरा देती है, लेकिन जब उनकी लड़ाई रीजनल लीडर से होती है तो मुकाबला बराबरी का हो जाता है। क्या 24 में 543 सीटों पर 1 to 1 हो जाएगा, या फिर 1 to 1 हो भी जाए तो नरेंद्र मोदी को फर्क नहीं पड़ता। एक एक रीजन, एक एक सीट का हाल क्या है, आज ही जानते हैं। 24 फैसला कर देगा। 20 साल, 30 साल, 40 साल से जमे जमाए कई नेताओं के लिए यह आखिरी चुनाव है। हो सकता है 24 के बाद कई नेता जेल में मिलेंगे या संन्यास लेंगे। बिहार में यह लालू का लास्ट अटेम्प्ट होगा। नीतीश कुमार इस बार नहीं जीते तो संन्यासी नहीं लेंगे। फैसला तेजस्वी का भी होना है कि अपने दम पर वो चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। झारखंड में हेमंत सोरेन के सामने बाबूलाल मरांडी हैं। 24 में क्या सोरेन टिकेंगे या करप्शन चार्ज में फंसेंगे? यूपी में अखिलेश, मायावती और प्रियंका तीनों के लिए योगी ही काफी दिख रहे हैं। 24 में इम्तिहान सिर्फ मायावती का ही नहीं, मायावती के भतीजे का भी है, जिनको ऐन चुनाव से पहले लॉन्च किया गया है। एमपी में कमलनाथ और दिग्विजय के सामने अब एक बिल्कुल नया फेस है, मोहन यादव। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को विष्णुदेव साय से भिड़ना होगा। राजस्थान में अशोक गहलोत पहले भजन लाल शर्मा से पार पाएं, फिर मोदी के बारे में सोचें। केजरीवाल का फैसला दिल्ली करेगी। 24 में चांस नहीं बना तो 25 में भी केजरीवाल के लिए दिल्ली दूर हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी हैं। महाराष्ट्र में 3 वर्सेस 3 होगा। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले की टीम देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार से भिड़ेगी। जो 24 जीतेगा वो 25 के लिए बचेगा, जो हार जाएगा वो रेस से बाहर जाएगा। लेफ्ट फ्रंट के लिए 24 करो या मरो वाला चुनाव है। सीपीएम पूरे देश में 3 सीटों पर ही बची है। क्या वो 3 सीटें भी 24 में छिन जाएंगी? 24 का चुनाव नरेंद्र मोदी को रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराने वाला चुनाव होगा। मोदी जीते तो इंदिरा गांधी से आगे हो जाएंगे। मोदी नेशनल लेवल पर लीड करेंगे। राज्यों में क्षेत्रीय क्षत्रप टेस्ट देंगे। बीजेपी अपने लोगों को क्या समझा रही है? बीजेपी बता रही है कि 24 की छोड़ो, आगे की सोचो। 24 हो जाएगा, 24 कैसे हो जाएगा? मोदी विरोधियों में एक चर्चा बड़ी आम है। नरेंद्र मोदी के पास ऐसा मैग्नेट है जो वोट खींच लेता है। क्या 24 में मोदी का मैग्नेट अखिलेश और तेजस्वी यादव के वोट खींच लेगा? नीतीश कुमार का कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक छीन लेगा? शरद पवार और उद्धव ठाकरे का मराठा वोट खींच लेगा? जयंत चौधरी और भूपिंदर हुड्डा के जाट वोट ले लेगा? मायावती का दलित वोट पहले से बीजेपी में मर्ज होने लगा है। कांग्रेस का आदिवासी वोट भी बीजेपी की ओर शिफ्ट हो रहा है। जाति को साथ लेकर चलने वाले क्षत्रप 2 बार फेल हो गए।
क्या 24 के बाद जाति के नेता नहीं बचेंगे, केवल काम के नेता बचेंगे? क्या वोट खिसकने के डर से ही तमाम क्षेत्रीय छत्र एक अलायंस बनाने के लिए छटपटा रहे हैं? नरेंद्र मोदी के विरोधियों का सबसे बड़ा डर क्या है? डर किसी और से नहीं, डर मोदी से है। हमारा प्रयास है कि भारत सरकार ने गरीब कल्याण की, जन कल्याण की जो भी योजनाएं बनाई हैं, उनसे कोई भी लाभार्थी वंचित न रहे। पहले गरीब सरकार के पास सुविधाओं के लिए चक्कर लगाता था। अब मोदी ने कह दिया है कि सरकार खुद चलकर गरीबों के पास जाएगी और इसलिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी एकदम सुपरहिट हो गई है। जब मोदी मैदान में आते हैं तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही विरोधी की ताकत आधी हो जाती है। विरोधियों का सबसे बड़ा डर यह है कि अगर 24 में मोदी को नहीं रोका गया तो उनका वोट बैंक भी चला जाएगा और अगले 10, 15, 20 साल के लिए सत्ता वापस मिलने की संभावना खत्म हो जाएगी। इसीलिए 2024 सबके लिए क्रूशल है। जरा सोच कर देखिए, अखिलेश यादव के हाथ से 50% यादव वोट बैंक भी निकल गया तो उनके पास क्या बचेगा? M+Y में से Y चला गया तो सिर्फ M रह जाएगा। उस M के भी 3 दावेदार होंगे, सपा, बसपा और कांग्रेस। इसी तरह तेजस्वी और लालू के हाथ से यादव वोट बैंक निकल गया तो बिहार की राजनीति एकदम से चेंज हो जाएगी। नीतीश कुमार के साथ जो हो चुका है, तेजस्वी और लालू उससे बचने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। ठाकरे के पास से हिंदुत्व वाला वोट बैंक निकल गया, शरद पवार का मराठा वोट बैंक बंट गया, मायावती के हाथी से दलित वोट बैंक नीचे उतर गया। तो यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर 13% से भी नीचे पहुंच गया। भला किसने सोचा था कि यूपी में बीएसपी का केवल एक विधायक होगा, लेकिन मोदी राज में यह भी संभव हो गया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बेस पर कहें तो ओबीसी, दलित और आदिवासी, ये तीनों वोट बैंक बीजेपी की ओर जाने लगा है। 2022 के गुजरात चुनाव से आदिवासी वोटों की शिफ्टिंग शुरू हुई थी, तब इसे टेक्टोनिक शिफ्ट कहा गया था। यह प्रोसेस एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव आते आते कंप्लीट हो गया। एमपी चुनाव में 49% यादव वोट बीजेपी को मिले, 56% ओबीसी वोट बीजेपी को मिले, 33% दलित वोट बीजेपी को मिले, 44% भील आदिवासियों ने मोदी के नाम पर वोट दिए। यानी जिन जातियों को बीजेपी का विरोधी बताया जाता था, उन्होंने बड़ी संख्या में कमल का बटन दबाया और बड़ी जोर से दबाया। छत्तीसगढ़ में 46% आदिवासी वोट बीजेपी को मिले, तभी उसने सरगुजा और बस्तर के आदिवासी बहुल सीटों पर भगवा फहरा दिया। सरगुजा की 14 में से 14 सीटें बीजेपी ने कांग्रेस से छीन ली और बस्तर संभाग की 12 में से 8 सीटों को पंजे की पकड़ से निकाल लिया। राजस्थान में बीजेपी ने ब्राह्मण ठाकुर बनिया की पार्टी वाली इमेज तोड़ी। राजस्थान में 61% सवर्ण वोट तो बीजेपी को मिले ही, 45% ओबीसी वोटर ने भी बीजेपी पर भरोसा किया। इनके अलावा 33% दलित वोट, 30% आदिवासी वोट भी बीजेपी के पाले में चले आए। विरोधी पार्टियों को सपोर्ट करने वाली जातियों के शिफ्ट होने से क्या होता है? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड 49% वोट शेयर हासिल किया। राजस्थान में उसे 42% वोट मिले, छत्तीसगढ़ में 46% वोट मिले। वजह सिर्फ ये थी कि बीजेपी को उन जातियों ने भी सपोर्ट किया जो पहले कांग्रेस की वोटर थी। 24 में क्या होगा? क्या 24 का नतीजा बिल्कुल ही चौंकाने वाला होगा? क्या वोटों की शिफ्टिंग उत्तर से दक्षिण तक पहुंच जाएगी? नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट अमित शाह ने संकेत दिया है कि 24 में सबसे बड़ा उलटफेर दक्षिण में होगा। मोदी के विरोधी एक जगह जमा होते हैं तो दो ही बातें करते हैं, किसके पास जाति वाला वोट कितना है और 24 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। नरेंद्र मोदी का जाति गिनने वाला कैलकुलेटर बिल्कुल अलग है। यह कैलकुलेटर कैसे काम करता है, ये आगे बताते हैं।
उससे पहले 24 के चुनाव का एक और एंगल बताते हैं। 24 में पैसे का भी टेस्ट है। बीजेपी का खजाना भरा है, कांग्रेस का खजाना खाली है। ममता, केसीआर, जगन, स्टालिन के खजाने में खूब पैसा है। बीएसपी के बारे में तो कहते हैं कि वहां टिकट बेचने से पैसा आता है। अब जब पार्टी जीत ही नहीं रही तो पैसे का भी टूटा है। केसीआर सत्ता में थे तो खूब पैसा आया। डीएमके के पास अभी भी पैसे आ रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस का भी खजाना भरा हुआ है। चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, सही बात है, लेकिन सिर्फ पैसे से चुनाव नहीं जीता जाता। अगर वैसा होता तो केसीआर तेलंगाना का चुनाव नहीं हारते। 24 का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को ही हराएंगे या ममता, नीतीश, तेजस्वी, स्टालिन, पवार, ठाकरे, सोरेन, अखिलेश, मायावती और जयंत चौधरी इन सबको एक साथ हरा देंगे। 24 में मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या क्षेत्रीय क्षत्रप है? हम लोग सब लोग बैठ के उसकी बैठक है, हम लोग जा रहे हैं और मिलकर लड़ेंगे और इनको हटाएंगे हम। क्या क्षेत्रीय क्षत्रपों की दोस्ती 24 में मोदी का रास्ता रोक देगी? बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। क्या क्षेत्रीय क्षत्रपों को हराने के लिए मोदी को और मेहनत करनी होगी? खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है? तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है और हमारा कोई एतराज नहीं है और हमको सपोर्ट दिया है। जो निर्णय सर्वमान्य होगा हम उनके साथ है। मुझे लगता है कल बहुत से दलों ने उस प्रस्ताव के ऊपर असहमति नहीं व्यक्त की है। या 24 में ऐसा होगा कि क्षेत्रीय क्षत्रपों की दोस्ती हो ही नहीं पाएगी? मेरा दिल कहता है अगली बार 117 में से 110 से ज्यादा सीट आएंगी आम आदमी पार्टी की। और अभी लोकसभा के अंदर चुनाव आ रहे हैं। 13 सीट पंजाब की है और 1 सीट चंडीगढ़ की है। मेरा दिल कहता है जिस तरह से अभी पंजाब के अंदर घर घर के अंदर खुशी छाई हुई है, किसी का बिजली का बिल बंद हो गया, किसी के बच्चे का एडमिशन हो गया, कोई तीर्थ यात्रा में चला गया, किसी का बिना रिश्वत काम होने लग गया, सारे हर आदमी को फायदा हो रहा है पंजाब के अंदर। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा, हमारे हाथ मजबूत कीजिएगा। ये सारी पार्टियां बहुत दुखी हैं, ये सारी पार्टियां अब इकट्ठी हो गई हमारे खिलाफ। मोदी से लड़ने के लिए एक डेडलाइन सेट की गई है, 31 दिसंबर। यह डेडलाइन बीजेपी के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए है। अगर कांग्रेस ने 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग नहीं की तो क्षेत्रीय दल अपने स्तर पर सीट शेयरिंग कर लेंगे। डेडलाइन बीती जा रही है, लेकिन मोदी के विरोधी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं खोज पा रहे। तो क्या ऐसा होगा कि डेडलाइन बीत जाएगी और इंडिया अलायंस का कुछ नहीं हो पाएगा? मोदी के खिलाफ अगर अलायंस बन गया तो क्या होगा, और अगर अलायंस नहीं बना तो क्या होगा? आंकड़ों में क्या है, इतिहास क्या कहता है और 24 में क्या क्या हो सकता है, सारी संभावनाओं पर बात करेंगे। उससे पहले ये जानना और मानना जरूरी है कि क्षेत्रीय क्षत्रप मोदी के लिए चुनौती तो हैं। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की पार्टी को तो बहुत आसानी से हरा देते हैं, लेकिन क्षेत्रीय क्षत्रपों से लड़ने में मोदी की पार्टी को पसीने आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की जीत, दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की जीत, तमिलनाडु में एमके स्टालिन की जीत, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की जीत, ओडिशा में नवीन पटनायक की जीत, झारखंड में हेमंत सोरेन की जीत और अभी अभी मिजोरम में ZPM के लाल दुहोमा की जीत। ये सब उस टाइम पीरियड में हुआ है जिसे नरेंद्र मोदी का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ऐसा भी नहीं है कि मोदी ने यहां बीजेपी को जीत दिलाने की कोशिश नहीं की। पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पंजाब में तो नरेंद्र मोदी ने सारे घोड़े खोल दिए, लेकिन ममता और केजरीवाल की पार्टी को मोदी हरा नहीं पाए। हर एक के घर जाना है, बैठना है, बात करनी है, उनको बताना है कि केजरीवाल हरियाणा का ही है, हमारा ही छोरा है। अगर उसने दिल्ली ठीक कर दी तो हरियाणा में तो बुला लो केजरीवाल ने, हरियाणा भी ठीक कर देगा वो। 24 के लोकसभा चुनावों में क्या वोटर अलग तरीके से बिहेव करेगा? लोकसभा चुनावों में क्या वोटर मोदी के नाम पर ही वोट देगा? नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल एक्यूमेन के कायल एनालिस्ट भी मानते हैं कि क्षेत्रीय क्षत्रपों के मुकाबला होने पर मोदी की विनेबिलिटी घट जाती है।
कांग्रेस के खिलाफ मोदी का प्रचंड रूप दिखता है, लेकिन क्षेत्रीय क्षत्रपों के मुकाबले में मोदी का तेज घट जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस 190 सीटों पर टकराए। 175 सीटें मोदी ने जीती, 15 सीटें राहुल ने जीती। बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच 185 सीटों पर आमना सामना हुआ। इनमें से 128 सीटों पर बीजेपी जीती, 57 सीटों पर क्षेत्रीय दल विजयी हुए। इस तरह 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ मोदी का स्ट्राइक रेट 92% था, लेकिन क्षेत्रीय क्षत्रपों के खिलाफ मोदी का स्ट्राइक रेट 69% का ही रहा। यह उन सीटों के आंकड़े हैं जहां बीजेपी और क्षेत्रीय दल नंबर 1 या नंबर 2 की पोजीशन पर रहे। दक्षिण की करीब 100 सीटें ऐसी भी हैं जहां बीजेपी अभी मुकाबले में नहीं आई है, यानी जहां बीजेपी नंबर 3, नंबर 4 पर भी मुश्किल से है। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि सेंट्रल कमांड की जगह अगर अलग अलग क्षेत्रीय क्षत्रप अपने इलाके में चुनाव को लीड करें तो मोदी के विजय रथ पर लगाम लग सकती है? यह फॉर्मूला तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने सुझाया है। इस फॉर्मूले के मुताबिक ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर लीड करें, अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब की 20 सीटों पर नेतृत्व करें, तेजस्वी और नीतीश बिहार की 40 सीटें संभालें, हेमंत सोरेन झारखंड की 14 सीटों पर अलायंस को लीड करें, शरद पवार और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की 48 सीटों के लिए व्यू रचना करें, अखिलेश यादव और मायावती उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए हाथ मिला लें, एमके स्टालिन तमिलनाडु की 39 सीटों के लिए मोर्चा बनाएं, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर मोदी के खिलाफ मिलकर लड़ें और इन सभी राज्यों में कांग्रेस अगर सपोर्टिंग रोल निभाए तो क्या मोदी को रोका जा सकता है? इन सब को मिला दें तो लोकसभा की 288 सीटें होती हैं। It is after election everybody will decide. I will not take any comments right now because there is a time, there is an opportunity to meet each other. So let us meet. 1-2 political parties may not agree, but majority of the political parties, if they are agreed for seat sharing 1-to-1, then automatically everybody will come together. It is not that easy. In principle, if you take a policy decision, then everything will run smoothly. 2019 में ये क्षेत्रीय क्षत्रपों की दोस्ती नहीं थी। यूपी में अखिलेश और मायावती जरूर एक थे। 2019 में सब अलग अलग मोदी से लड़े तो क्षेत्रीय क्षत्रपों के प्रभाव वाली 288 सीटों में से 134 सीटें मोदी ने जीती। 2024 में यहां मोदी को 100 के नीचे लाने का लक्ष्य है। क्या मोदी के खिलाफ एक होकर ममता, नीतीश, लालू, अखिलेश, ठाकरे, पवार, स्टालिन, जयंत चौधरी कोई बड़ी चुनौती बन पाएंगे या जातियां खिसकने से ये सब कागज के शेर बनकर रह जाएंगे? अरे आपको हम बता दें, हमारी इच्छा नहीं थी। सब बात तो तुमने कहा कि नहीं हमको नहीं इच्छा है, हम तो चाहते हैं सब लोग एकजुट होइए। अभी हाल में हम मीटिंग में कह दिए हैं कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए, एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए और सब एक कर लीजिएगा तो फिर सब लोग तय हो जाएगा, तो फिर लड़ेगा आप इसको जहाँ कहीं भी सीट का। बट यही हम कहते हैं, हम कुछ नहीं हमारा कहा गया सर, आप नाराज एक बच गलत नहीं भाई, गलत है वो, हम जरा भी नाराज नहीं है। अब कह रहा था उनको हमके ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है। आप नहीं जानते हम शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन अब क्या कीजिएगा, कुछ से कुछ बोल देता है। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स सिर्फ अंगणित से नहीं चलती। मोदी की राजनीति में जितना मैथमेटिक्स चलता है उससे ज्यादा केमिस्ट्री चलती है। यूपी का एग्जाम्पल देख लीजिए। 2019 के चुनाव में यूपी में सपा और बसपा ने अलायंस किया था। दो धुर सियासी विरोधी पार्टियां नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए साथ आई थी। कागज पर यह गठबंधन बहुत मजबूत था। 2014 के चुनाव में सपा और बसपा को मिलाकर 42% वोट शेयर बनता था। 2024 में बीजेपी का भी इतना ही वोट शेयर था, लेकिन 2019 में यह अंगणित पेपर पर ही रह गया। मोदी की केमिस्ट्री जीत गई। 2019 के चुनाव में यूपी में नरेंद्र मोदी का एनडीए अलायंस 51% वोट शेयर हासिल कर 64 सीटें जीत गया। सपा और बसपा का गठबंधन 39% वोट लेकर सिर्फ 15 सीटें जीत पाया। सियासत अगर जातियों की सोशल इंजीनियरिंग है तो मोदी इसके सबसे बड़े इंजीनियर हैं। ओबीसी और लोअर बैकवर्ड कास्ट
यानी ईबीसी वोट का हिसाब किताब देख लीजिए, मोदी ने इसे कंप्लीटली चेंज कर दिया है। 2009 में बीजेपी को 22% ओबीसी वोट मिले थे। 2014 में बीजेपी का ओबीसी वोट शेयर बढ़कर 30% हो गया। 2019 में इसमें ड्रास्टिक चेंज आया। 2019 में बीजेपी को 41% ओबीसी वोट मिले। इस दौरान कांग्रेस का ओबीसी वोट शेयर 2009 में 23% से घटकर 2014 में 14% रह गया और 2019 में 15% हो गया। मोदी की सोशल इंजीनियरिंग का सबसे ज्यादा घाटा क्षेत्रीय क्षत्रपों को हुआ। 2009 में क्षेत्रीय दलों को 43% ओबीसी वोट मिले थे। 2014 में क्षेत्रीय दलों को 47% ओबीसी वोट मिले, लेकिन 2019 में क्षेत्रीय दलों का ओबीसी वोट शेयर घटकर 29% हो गया। पिछड़ों में भी जो अति पिछड़े हैं यानी एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट यानी ईबीसी वोट का गणित भी इसी ट्रैक पर चल रहा है। मोदी को मिलने वाला ईबीसी वोट शेयर बढ़ रहा है, कांग्रेस और रीजनल पार्टियों का घट रहा है। 2009 में बीजेपी को 22% ईबीसी वोट मिले, 2014 में 43% ईबीसी वोट मिले और 2019 में बीजेपी को 48% ईबीसी वोट मिले। इस दौरान कांग्रेस का ईबीसी वोट शेयर 2009 में 27% से घटकर 2014 में 16% और 2019 में 15% रह गया। क्षेत्रीय दलों का ईबीसी वोट शेयर 2009 में 30% से 2014 में थोड़ा बढ़कर 33% हुआ, लेकिन 2019 में रीजनल पार्टियों का ईबीसी वोट शेयर घटकर 22% रह गया। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस एक ओबीसी प्रधानमंत्री को भी सुबह शाम पानी पी पी करके गाली देती रहती है। चलो भाई, आपको पेट में दर्द होता है कि एक ओबीसी कैसे प्रधानमंत्री बन गया, हम मोदी को गालियां दे रहे हैं। चलो, मोदी गरीब का बेटा है, आपको तो हक है गालियां देने का। आपके मन में मोदी के लिए नफरत है, उसकी जाति के लिए नफरत है, गालियां देते जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को मोदी को जितनी भी गालियां दीजिए, परमात्मा और मेरे देश की माताएं बहनें मोदी की रक्षा करेगी, लेकिन ओबीसी को गाली देना बंद कीजिए। आंकड़े बताते हैं कि मोदी का जाति वाला गणित किसी से 19 नहीं है, बल्कि सबके लिए 21 है। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि उनके लिए 4 ही जातियां हैं: गरीब, युवा, महिला और किसान। विरोधी अपने हिसाब से जातियां गिनते हैं, मोदी अपना अलग कैलकुलेटर चलाते हैं। मोदी जब गरीब की बात करते हैं तो उसमें दलित भी आते हैं, आदिवासी भी आते हैं, ओबीसी भी आते हैं, उसमें ईबीसी और सवर्ण गरीब भी शामिल होते हैं। इसी तरह युवाओं में हर जाति के युवा आ जाते हैं, महिला में हर जाति की महिलाएं आ जाती हैं और किसान में हर वर्ग के किसान आ जाते हैं। गैस सिलेंडर मिलता है तो सभी जातियों की महिलाओं को मिलता है, खाते में पैसे आते हैं तो सभी जातियों के गरीबों को मिलते हैं, किसान सम्मान का पैसा आता है तो यादव किसानों को भी मिलता है, कुर्मी, कुशवाहा, धानुक, नोनिया, पासवान और मुसलमान सभी के खाते में पैसा आता है। 81 करोड़ गरीबों को फ्री राशन, युवाओं को 2047 तक विकसित भारत बनाने की गारंटी, महिलाओं और किसानों को सम्मान। विरोधी चाहे कितना भी मजाक उड़ा लें, उनके पास मोदी की कार्ड नहीं है। मोदी जिन जातियों की बात करते हैं उन्हीं को गारंटी देते हैं। मोदी की गारंटी उनके लिए जो खुद मोदी के लिए जीत की गारंटी है। मध्य प्रदेश में जिनको मोदी ने घर बनाने के लिए पैसे दिए, उनके 57% वोट बीजेपी को मिले। एमपी में जिनको आयुष्मान कार्ड मिला, उनके 50% वोट बीजेपी के खाते में गिरे। जिनको उज्ज्वला योजना का सिलेंडर मिला, उनके 51% वोट मोदी के लिए आए। जिन महिलाओं को मजदूरी में हुए नुकसान की भरपाई हुई, उनके 54% वोट बीजेपी को आए। किसान सम्मान निधि पाने वाले 55% किसानों ने ईवीएम पर कमल के फूल वाला बटन दबाया और जिनको फसल बीमा योजना का लाभ मिला, उनमें से 57% किसानों ने मोदी को वोट दिया। राजस्थान की कहानी अलग नहीं है। यहां अशोक गहलोत की सरकार ने भी कई योजनाएं चलाई।
लेकिन वोटर का भरोसा मोदी की गारंटी पर ही बना। राजस्थान में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों में से 33% वोट कांग्रेस को मिले तो 45% वोट बीजेपी को मिले। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के 38% वोट कांग्रेस को मिले तो 43% वोट बीजेपी को मिले। नरेंद्र मोदी को प्रचार करना आता है, अपनी बात पहुंचाना आता है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री ने अपना पर्चा 6.5 लाख गांवों तक पहुंचा दिया। मोदी होप जगाते हैं तो विरोधियों को लगता है कि मोदी सपने बेच रहे हैं। 24 का फैसला जिस जनता के हाथ में है वो अभी मोदी के जादू को एंजॉय कर रही है। अभी अभी जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां के नंबर बड़े ही साफ इशारे कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 80% लोग मोदी सरकार से संतुष्ट। राजस्थान में 79% लोगों को केंद्र सरकार से कोई शिकायत नहीं और मध्य प्रदेश में 67% लोग मोदी की परफॉर्मेंस से खुश। जाति वोट बैंक वाले क्षेत्रीय क्षत्रप गलती क्या कर रहे हैं? गलती यह है कि अपना कोर वोट बैंक छोड़कर वो एक नेशनल अलायंस का हिस्सा बनने निकल पड़े हैं। हकीकत यह है कि ममता बनर्जी यूपी में अखिलेश यादव के लिए एक भी वोट ट्रांसफर नहीं करवा सकती। इसी तरह अखिलेश यादव बिहार में लालू या नीतीश के लिए कोई वोट ट्रांसफर नहीं करा सकते। शरद पवार और उद्धव ठाकरे तमिलनाडु में स्टालिन के लिए वोट ट्रांसफर नहीं करा सकते। इसी तरह स्टालिन पंजाब में केजरीवाल की पार्टी को कोई वोट नहीं दिला सकते। देखने में तो विपक्ष का गठबंधन बहुत बड़ा लगता है। 28 पार्टियां एक साथ आ जाएं तो फोटो अच्छी बनती है, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं हो पाता। मध्य प्रदेश में 44%, छत्तीसगढ़ में 40%, राजस्थान में 40% को बेरोजगारी की चिंता है, लेकिन बेरोजगारी की चिंता करने वालों ने भी वोट बीजेपी को दिया क्योंकि भरोसा है कि मोदी रहेंगे तो नौकरी भी देंगे। 18 से 25 साल के वोटर का वोटिंग पैटर्न देख लीजिए। मध्य प्रदेश में 41% युवाओं ने कांग्रेस को वोट दिया तो 48% युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया। राजस्थान में 35% युवाओं ने कांग्रेस को वोट दिया तो 40% युवाओं ने मोदी को सेलेक्ट किया। छत्तीसगढ़ में 43% युवाओं ने कांग्रेस का बटन दबाया, 48% युवाओं ने कमल के फूल का बटन दबाया। ये उन चुनावों के नंबर हैं जहां डायरेक्ट मोदी का सिलेक्शन नहीं होना था। 24 में प्रधानमंत्री का चुनाव होगा और बात जब देश की हो, चुनाव जब प्रधानमंत्री का हो तो मौजूदा लीडरशिप में नरेंद्र मोदी के कद का कोई दिखता नहीं। ममता और केजरीवाल ने राहुल की जगह खरगे का नाम आगे किया। खरगे ने तुरंत ही खुद को पीछे खींच लिया। अब तक विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के 4 कंटेंडर दिख रहे थे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल। इनमें से 2 कंटेंडर ममता और केजरीवाल ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। नीतीश कुमार के नाम का पोस्टर केवल पटना में छप रहा है। अब आपको मोदी से लड़ने के लिए तैयार एक एक करके क्षेत्रीय क्षत्रपों का कैलकुलेशन बताते हैं। ममता क्या चाहती हैं? ममता चाहती हैं कि बंगाल में ज्यादा से ज्यादा सीटें अपनी हों। बंगाल में लेफ्ट को किसी तरह मौका न मिल पाए। कांग्रेस जीवित रहे तो ममता को कोई दिक्कत न हो, लेकिन कांग्रेस इतनी भी न बढ़ पाए कि दीदी को ही दिक्कत होने लगे। ममता और सोनिया गांधी का रिश्ता अलग लेवल का है। राहुल गांधी को ममता अपने से जूनियर समझती है। वो खरगे की लीडरशिप में काम कर सकती हैं। राहुल गांधी की लीडरशिप में काम करना ममता बनर्जी को मंजूर नहीं होगा। इंडिया अलायंस की 4थी बैठक और 2023 में हुई आखिरी बैठक में राहुल गांधी ने क्या किया? वो एक तरफ ममता को लेकर बैठे, दूसरी तरफ लेफ्ट के सीताराम येचुरी को बिठाया। फोटो फ्रेम तो सही बन गया, लेकिन अलायंस फिर भी नहीं बन पाया। 2014 और 2019 के बीच ममता बनर्जी के राज्य में बीजेपी ने जबरदस्त पैठ बढ़ाई है। पब्लिकली ममता बोल्ड फेस दिखाती हैं, लेकिन डर उनको भी है। 14 में ममता के पास लोकसभा की 34 सीटें थीं, 19 में केवल 22 सीटें रह गईं। 14 में बंगाल बीजेपी के पास केवल 2 सीटें थीं, 19 में बीजेपी 18 सीटों तक पहुंच गई। बंगाल का नॉर्थ और वेस्ट हिस्सा तो पूरा का पूरा हरे रंग से भगवा में बदल गया। 14 में बीजेपी का वोट शेयर केवल 17% था, 19 में 40% के ऊपर चला गया।
यह सच है कि 19 के बाद 21 आया, जिसमें ममता ने बीजेपी को हरा दिया। ममता ने वो चुनाव पैर में प्लास्टर लगाकर लड़ा, व्हील चेयर पर बैठकर लड़ा। ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन बीजेपी हार कर भी जीती। 3 विधायक से बीजेपी 77 सीटों तक पहुंची। 2016 के बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 20% था। 19 में बीजेपी का वोट शेयर 40% था। 21 के विधानसभा चुनाव में भी 38% रहा। 24 के लिए ममता को पता है कि 21 वाला जादू 24 में नहीं चलेगा। लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री का चुनाव होगा तब बंगाल का वोटर अलग तरह से बिहेव करेगा। ममता को भी साथी चाहिए। ममता को लगता है कि कांग्रेस का 5 से 6% वोट अगर तृणमूल की तरफ शिफ्ट हो जाए तो 2024 में 2014 दोहराना इजी हो जाएगा, वरना बीजेपी कुछ और सीटें झटक ले जाएगी। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पहली बार आम चुनाव में राष्ट्रीय दल के रूप में हिस्सा लेने जा रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि केजरीवाल क्षेत्रीय दल की तरह व्यवहार करे? केजरीवाल के दिमाग में ये चलता है, सबसे ज्यादा 12 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उसके बाद 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इन 3 दलों के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसकी 2 राज्यों में सरकार हो। केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 3 तक पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए कम से कम 20 सीटें चाहिए। केजरीवाल को सबसे पहले पंजाब की 13 सीटें दिख रही हैं। केजरीवाल आगे बढ़ चुके हैं, वो इंडिया अलायंस की मीटिंग में भी जा रहे हैं, सबकी बातें भी सुन रहे हैं, लेकिन केजरीवाल अपने मन की कर रहे हैं। दिल्ली में सीट शेयरिंग करने के लिए केजरीवाल तैयार हो सकते हैं, लेकिन पंजाब में अकेले लड़ेंगे। केजरीवाल को एग्जैक्टली पता है कि दिल्ली में कुछ मिलना नहीं है। अखिलेश यादव यूपी में नंबर 2 रहना चाहते हैं। 2022 के चुनाव में अखिलेश ने जितनी विधानसभा सीटें जीती थीं, वो लोकसभा में कन्वर्ट हो जाएं तो अखिलेश को और कुछ नहीं चाहिए। 22 के चुनाव में अखिलेश की पार्टी 111 विधानसभा सीटों पर जीती। इन सीटों को लोकसभा सीटों में कन्वर्ट करें तो अखिलेश 22 सीटें जीत सकते हैं। दिक्कत यह है कि 22 में योगी थे, 24 में मोदी और योगी दोनों होंगे। अखिलेश को भी पता है कि नंबर 1 बनने का कोई चांस नहीं है। M+Y टूट रहा है, Y मोदी की ओर जा रहा है। M का एक हिस्सा कांग्रेस ने अपनी ओर खींचा है, इसलिए अखिलेश अब M+Y की बात नहीं करते, वो PDA करते हैं। P फॉर पिछड़ा, D फॉर दलित और A फॉर अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश वाली घटना से नाराज हैं, लेकिन भीतर ही भीतर सबसे ज्यादा नाराजगी मायावती को इंडिया अलायंस में लाने की चर्चा से है। मायावती अगर इंडिया अलायंस में आई तो समाजवादी पार्टी से कम सीटों पर राजी नहीं होंगी, जबकि यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी केवल 1 सीट और 13% से भी कम वोटों पर सिमट गई थी। 19 के चुनाव में सपा और बसपा साथ मिलकर लड़ी थी। 24 के लिए अखिलेश की पार्टी को बसपा के नाम से एलर्जी हो रही है। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी से दिखना तो चाहिए दूरियां। अगर भारतीय जनता पार्टी के अनुसार काम करेंगे तो उनसे नहीं हो सकता। उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती? उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। तेजस्वी यादव क्या चाहते हैं? विधानसभा सीटों के लिहाज से आरजेडी बिहार में नंबर 1 पार्टी है। तेजस्वी चाहते हैं कि लोकसभा सीटों के लिहाज से भी उनकी पार्टी बिहार में नंबर 1 बन जाए। दिक्कत यह है कि लालू यादव का अपना वोट बैंक भी टूट रहा है। नीतीश के लवकुश और महादलित वोट बैंक में से कुछ को लेकर उपेंद्र कुशवाहा चले गए। लव पर आरसीपी की नजर है और महादलित वोटर मांझी के साथ चला गया। लालू और नीतीश का कॉम्बिनेशन कागज पर वैसा ही मजबूत दिख रहा है जैसा 2019 में अखिलेश और मायावती का कॉम्बिनेशन दिख रहा था, लेकिन याद रखना होगा कि मुकाबला नरेंद्र मोदी से होगा, जिनका मैथमेटिक्स भी मजबूत है और केमिस्ट्री भी स्ट्रांग है। बिहार में लालू ने सबसे ज्यादा सीटें 1996 और 2004 में जीती। बिहार के लोगों ने यह समझकर वोट दिया कि लालू प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वीपी सिंह के बाद जनता दल से 2 पीएम बने, लेकिन लालू रह गए। बिहार में बीजेपी 2 बार पीक छू चुकी है। 19 में सीमांचल की 1 सीट छोड़कर मोदी ने बाकी सभी सीटें जोड़ ली थी। बिहार में फिर से वही रिपीट हो जाए तो हैरानी नहीं होगी।
अयोध्या में 550 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है। राम मंदिर में भगवान की पुनर्स्थापना से हिंदू खुश हैं, मुसलमान खुश हैं, अयोध्या के मुस्लिम फूल बरसा रहे हैं, तो विरोध कौन कर रहा है? 100, 200 या 300? तो इस पूरे मुस्लिम समाज का विरोध क्यों बताया जा रहा है? इसे मोदी और मंदिर विरोधी का नैरेटिव कौन बना रहा है? मुसलमान मंदिर से नाराज हैं, यह बात आती कहां से है? आज आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या भारत का मुसलमान पीएम मोदी के खिलाफ है? क्या भारत का मुसलमान राम मंदिर के खिलाफ है? क्या जानबूझकर मुस्लिमों में मोदी विरोध का नैरेटिव सेट किया जा रहा है? राम सबके, राम भारत की सांस्कृतिक पहचान है। राम मंदिर सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं बल्कि राष्ट्र का मंदिर है। अयोध्या के 5 लाख मुस्लिम राम मंदिर के समर्थन में, तो विरोध कौन कर रहा है? राम मंदिर के विरोध में है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, राम मंदिर के विरोध में है रजा एकेडमी, राम मंदिर के विरोध में है असदुद्दीन ओवैसी। यानी 100-200 लोगों के विरोध को मुस्लिम समुदाय का विरोध बताने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ सियासी फायदे के लिए मंदिर और मोदी के नाम पर मुसलमानों को डराया जा रहा है। देखिए, राम भारत की आत्मा है। राम के बिना ना तो भारत की कल्पना की जा सकती है और ना जीवन की कल्पना की जा सकती है। राम का विरोध पाकिस्तानी भी नहीं कर सकता कोई, तो राम का विरोध हिंदुस्तानी कैसे कर सकता है? रोम रोम में राम है। भगवान राम का जो अवतरण है वो रामनवमी के दिन है, लेकिन 22 जनवरी को राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिन है। आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध करो, उनके फैसलों की आलोचना करो, लेकिन नरेंद्र मोदी से नफरत करो, ये तो लोकतंत्र की निशानी नहीं है। राम किसी एक के नहीं, राम सभी के। राम का दर्शन क्या है? राम भारत के लिए जरूरी क्यों? इसे केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने समझाया। स्नेहम दयाम चा सौख्यम चा यदि वा जानकी मपि आराधनाए लोकस्य मुंचतो नास्ति मैं व्यथा। मुझे जरा सी भी हिचक नहीं होगी, जरा सी भी हिचक नहीं होगी कि मैं उनको छोड़ दूं जिनसे मुझे प्यार है, उनको छोड़ दूं जो मेरे रहम मेहरबानी के अधिकारी हैं, उनको छोड़ दूं जिनसे मुझे सुख प्राप्त होता है, और इसमें मुझे अपनी जान से प्यारी जानकी भी शामिल है। किस काम के लिए छोड़ दूं? ताकि मैं जिनकी खिदमत की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं अपने उस फर्ज को, अपने उस धर्म को का निर्वाह कर सकूं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारी आवश्यकता है, हमारे जिससे हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली नस्लों के चरित्र निर्माण का काम कर सके। लेकिन क्या मुसलमानों का मुस्लिम वोट बैंक की सियासत मंजूर है? क्या अब भी मुसलमानों को मोदी और राम मंदिर के नाम पर डराया जा सकता है? आज जो भारत है, पिछले 65 साल का भारत था, आज ये 9.5 साल का भारत है। जो देश, हमारा देश की दशा और दिशा इस प्राइम मिनिस्टर ने पूरी बदल दी है। देश हमारा बहुत तेज गति से तरक्की की ओर जा रहा है। कि जैसे कि आज का जो मुस्लिम है, क्योंकि पिछले 65 साल के अंदर मुस्लिम जो है शोषित था, पीड़ित था, SC ST दलितों से बदतर हालत थी। मोदी जी के नेतृत्व में, 9.5 साल के नेतृत्व में आज मुसलमान तरक्की कर रहा है और मुसलमान खुश है आज देश का। 2014 में सरकार बनने के बाद मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। 2019 में मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। इसमें 140 करोड़ देशवासी शामिल हैं। इसमें हिंदू है, इसमें मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। 2014 के बाद से मुसलमानों के काफी काम हुए, खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं के लिए।
मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक जैसी कुप्रथा से मुक्ति मिली। महिलाओं को मरहम शख्स के बिना ही हज जाने की इजाजत मिली। मुस्लिम बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और मुफ्त राशन योजना के लाभार्थियों में बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं। आज तक ये जो जितने भी दल हैं, क्या कभी किसी ने मुसलमान बहनों को खास तौर से कभी ख्याल किया? कभी ख्याल नहीं किया गया। कितनी सारे मुद्दे हैं जो उन्होंने ख्याल करके उन पर अपना संशोधन करके हम लोगों के हकूक हमारे उनका ख्याल किया कि ये भी इंसान हैं, इनको भी कुछ सोचा जाए। वरना क्या हम लोगों की ज़िंदगी थी? क्या हमने अपनी अम्मियों की ज़िंदगी नहीं देखी है, किस तरह की लाइफ उन्होंने जी है? आज हम अपनी बच्चियों की ज़िंदगी देख रहे हैं। हम वो जनरेशन है जो हमने अपनी माँ को भी देख रहे हैं और हम अपनी बच्ची को भी देख रहे हैं। क्या बदलाव मिल रहा है वो हमें एहसास नहीं है? वो एहसास हम ही कर सकते हैं। हम ये सारे खड़े हैं इसी बात को बताने के लिए। आप कहिए 3 तलाक की बात कहिए, आप बिना महरम के हज करने की बात कहिए, आप उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर बात कहिए, या और भी जितने भी मुद्दे हैं जिनको वो कहते हैं यूसीसी के अंडर में आकर के वो सब सोचेंगे। तो इस पर आप बताइए कि हम मुसलमान बहनें क्या मोदी जी के सिवा किसी और के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं। मुसलमानों को मोदी और राम मंदिर विरोधी बताने का नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है? दरअसल आजादी के बाद से ही पहले आरएसएस, फिर जनसंघ और अब बीजेपी के नाम पर मुसलमानों को डराकर विपक्षी पार्टियां पूरे देश में वोट बटोरती रहीं। 2024 के चुनाव में अब 90 दिन बचे। ऐसे में मुस्लिम वोट हासिल करने की फिर तैयारी की जा रही और इसका पहला सैंपल यूपी में ही दिख सकता है, क्योंकि देश भर में मुस्लिमों की आबादी 16.51%, लेकिन यूपी में मुसलमान 20%। देश भर में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी के अनुपात में असम, बंगाल और केरल के बाद यूपी का चौथा नंबर। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें, यानी यूपी ही तय करेगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ऐसे में 20% मुस्लिम वोट अपने आप में ही एक बड़ी ताकत बन जाता है। यूपी की 80 में से 36 सीटों पर मुस्लिम 20% से ज्यादा हैं। 6 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम 40 से 50% हैं। वहीं 12 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30 से 40% हैं, जबकि 18 सीटों पर मुस्लिम 20 से 30% के बीच हैं। यानी यूपी की लोकसभा की 36 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम जीत और हार तय करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी में तो इनकी बड़ी सियासी ताकत है। पश्चिमी यूपी में 26.21% आबादी मुसलमानों की है। प्रदेश के 7 जिलों में मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं 7 जिलों में से 6 पर मुस्लिम सांसद चुने गए थे, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इन्हीं जिलों में समाजवादी पार्टी से सियासी मात खानी पड़ी थी। यूपी के मुस्लिम बहुल जिलों की बात करें तो 2 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% से अधिक है। मुरादाबाद में 50.80% मुस्लिम, रामपुर में 50.57% मुसलमान हैं। वहीं बिजनौर में 43.04% मुसलमान हैं। सहारनपुर में 41.97%, शामली में 41.73%, मुजफ्फरनगर में 41.11% और अमरोहा में 40.71% मुस्लिम आबादी है। जबकि 30 से 40% मुस्लिम आबादी वाले जिलों की बात करें तो बलरामपुर 37.51% मुस्लिम है, बरेली में 34.54% मुसलमान हैं, मेरठ में 34.43%, बहराइच में 33.53%, संभलपुर में 32.88%, हापुड़ में 32.39% और श्रावस्ती में 30.79% मुस्लिम है। यूपी में मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए सभी दल अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। आजादी के बाद से 90 के दशक तक यूपी का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन की वजह से मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से दूर हुआ तो सबसे पहली पसंद मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी बनी। समाजवादी पार्टी के बाद मुस्लिमों ने बीएसपी को तरजीह दी। इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच मुस्लिम वोट बंटता रहा है, लेकिन 2022 के चुनाव में मुस्लिमों ने एकमुश्त होकर समाजवादी पार्टी को वोट किया। अखिलेश यादव को इसका फायदा भी मिला और पार्टी 47 से बढ़कर 111 सीटों पर पहुंच गई। CSDS के मुताबिक 83% मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ थे।
यहाँ तक कि बीएसपी और कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। 1984 के चुनाव के बाद पहली बार मुस्लिमों ने इतनी बड़ी तादाद में किसी एक पार्टी को वोट किया है। मुस्लिम वोटर 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी तरह से एकजुट रहे तो यूपी की 26 लोकसभा सीटों पर सियासी उलटफेर हो सकता है। ऐसे में मायावती निकाय चुनाव के जरिए दलित मुस्लिम समीकरण को लेकर लौटी तो कांग्रेस भी मुस्लिमों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही। वहीं समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों को लेकर दूसरी पार्टियों के मुकाबले निश्चिंत है। अखिलेश यादव को यकीन है कि यह वोट फिलहाल उनसे दूर नहीं जाएगा।